नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ चर्चा के लिए है मनीष। नमस्कार मनीष जी, घूसखोर पंडित पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये शीर्षक बुरा लगा है और इस पर जो है कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हाँ, गए। जाहिर तौर पर सरकार को बहुत बुरा लगा है। और जो हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने या लखनऊ कमिश्नरेट ने जो प्रेस रिलीज भेजी है मुकदमा दर्ज करने के लेकर, उसमें पहली लाइन यही लिखी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। और इसमें किसी वादी या किसी तहरीर पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, बल्कि हजरतगंज कोतवाली के थानाध्यक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और आपसी भाईचारे को खत्म करने का मैसेज जा रहा है, जिसकी वजह से इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सांप्रदायिक भाव बिगाड़ने के आरोप भी पुलिस ने पुलिस ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये मसला एक दो दिन से सोशल मीडिया पे गर्म ही था। तो इसमें मतलब ये क्या, इसको वाकई में इस जो बातें तहरीर में लिखी हुई है वो है, या इसके पीछे थोड़ा सा राजनीतिक दांवपेच भी है? नहीं, देखिए, चूंकि इसमें एक बड़े जन समुदाय को इसमें आपत्ति तो थी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सरकार पर गाहे बगाहे आरोप भी बिल्कुल लगते हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं इस सरकार से, तो ये मौका भी हो सकता है। हाँ, तो चिल्लाने वाले बच्चे को दूध जल्दी मिलता है। इसलिए ये एफआईआर भी नीरज पांडे जो कि निर्देशक हैं उनको जल्दी मिली है और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए, इसी बहाने दूसरे ब्राह्मण प्रेम पर भी आते हैं। बहुजन समाज पार्टी, अभी मायावती के बर्थडे से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। मायावती ने फिर ट्वीट करके कहा है, और उन्होंने भी घूसखोर पंडित के बहाने ही अपनी बात कही है और ब्राह्मण समाज को फिर बताया है कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने, मायावती ने मांग की है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए तत्काल प्रभाव से, इस वेब सीरीज को, और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के रोष का उन्होंने जिक्र किया है कि वो बहुत आहत है और उनको न सिर्फ समाज में कई बातें सुनने को मिलती रहती हैं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी ब्राह्मण समुदाय को उन्होंने यही कहा है कि कोई भी बात हो और इसमें इस तरह से उनको निशाना बनाया जाता है, जो कि बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ब्राह्मण प्रेम दिखाया है और बहन जी जो का भी सिलसिला ये जारी है। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूँ अनुराग जी, देखिए, फिल्में हो, साहित्य हो, लेखन हो, कोई भी चीज हो, उसको इतना संकुचित और सीमित दायरे में नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेके सहिष्णु होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया था, तो 70-80 के दशक में जितनी बॉलीवुड की फिल्में बनती थी उनमें ठाकुर समुदाय को विलन दिखाया। हाँ, और अजीबोगरीब डायलॉग होते। हाँ, ठाकुर साहब, चौधरी साहब, राय साहब, नाम भी लोग नहीं जानते थे फिल्मों में। तो थोड़ी आजादी देनी चाहिए हमारे कलाकारों को, लेकिन ठीक है, अब इतना पॉलिटिकल कह रहे हैं कि रचनात्मक दुनिया है और उसमें शीर्षक और इस तरह की चीजों पे उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। समाज को भी टॉलरेंट होना चाहिए इस तरह के शीर्षक से, और जो बदलाव होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। एक और खबर बहन जी की है। बहन जी ने ब्राह्मण प्रेम दिखाया है, लेकिन वो संगठन पे भी आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं। बीते 10 दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि जो वो राजनीति में जो उन्होंने लगभग संन्यास जैसी भूमिका रखी थी सक्रिय राजनीति से, बिल्कुल उसमें कुछ वापसी कर रही है। वो मायावती ने 7 फरवरी को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई है और उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। पूरे प्रदेश भर के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स और कैडर के सारे बड़े पदाधिकारी को बुलाया गया है। 11 बजे से वो मीटिंग होनी है। इसमें जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इन दोनों पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और मायावती ने पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर इसमें मीटिंग होगी। और समय समय पे वैसे मायावती इस तरीके की मीटिंग करती रही हैं। और अब जबकि चुनाव, बसपा का ये तरीका ही रहा है पूरे काडर को बुला के संगठन को फिर से गतिशील करने का, लेकिन ये बहुत दिनों से बड़ा मंदा पड़ा हुआ था। बिल्कुल, पिछले 10 दिनों से ये दिख रहा है। तो ये चुनाव के मद्देनजर ये बहन जी की सक्रियता पर भी नजर रखनी होगी। जाहिर तौर पर एनकाउंटर को लेकर प्रदेश में बड़ा वो है, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी अभी आई ही थी कि पुलिस सिर्फ सजा नहीं दे सकती है, उसका जो काम है सिर्फ उतना ही करे, सजा हम देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी बोला तो पुलिस करे क्या, अगर अपराधी उस पर गोली चलाए तो क्या गोली खाए। उसके बाद बनारस में एक एनकाउंटर हुआ था और आज फिर शामली में जो है एक बदमाश मारा गया है। देखिए, एक तो फिगर है ही है कि यूपी में औसतन हर रोज 5 एनकाउंटर होते हैं। यदि टोटल एनकाउंटर को पिछले 8 सालों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बनारस में 1 लाख का इनामिया बनारसी यादव मारा गया। और अब शामली से खबर आई है कि शामली में 50,000 का इनामिया रिहान बैसला मारा गया है।
90 मुकदमे उस पे दर्ज थे, हार्डकोर क्रिमिनल था, और फतेहपुर में उसने अभी लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। ये तो रहने वाला वो दिल्ली का था, लेकिन अपराध की सारी घटनाएं यूपी की सीमा में कर रहा था। हाँ, उसका दूर दराज का इलाका था कि दिल्ली से फतेहपुर तो ठीक ठाक दूर है। बिल्कुल, और वांटेड था। पुलिस और एसओजी टीम ने इसमें, एसटीएफ से आगे निकली है पुलिस और एसओजी टीम, और उसने रिहान बैसला को मार गिराया है। और जिस तरीके से सीएम ने एक दोबारा फार्मा इंडस्ट्री के लोगों की मीटिंग में कहा कि में उन्होंने जो इस मुद्दे को फिर से छेड़ दिया है, बिल्कुल उसका भी हो सकता है कुछ असर दिखे, और इस तरह से अपराधियों के खिलाफ हो सकता है पुलिस की मुहिम कुछ और तेज हो। नोएडा में एक टावर गिरा दिया गया था सुपरटेक का, जब गिराया गया था तब बड़ा चर्चा में रहा था। ट्विन टावर के नाम से उसे लोग जानते थे, डायनामाइट लगा के। उस मामले में अब कोर्ट ने 11 अफसरों को दोषी करार दिया है, उनको बाकायदा नाम के साथ बताया है नोएडा अथॉरिटी के। तो ये बड़ा मामला इसलिए हो सकता है कि अगर कार्रवाई आगे बढ़ी और इनकी जिम्मेदारियां तय करके उनको सजा दी गई, तो फिर जो ये नक्शा पास कराने में, बिल्डर्स की मनमानी कराने में निर्माण हो जाता है, बाद में कहा जाता है कि अवैध है, उसमें लोग रह रहे होते हैं और लाखों लोग सफर करते हैं। उस समय भी कितने लोग बैठे थे कि वो धरने पे कि हमने तो पैसे दिए थे, हमारा तो घर छीन काफी तो ये उसमें वो अगस्त 2022 में उस ट्विन टावर को गिरा दिया गया था सुपरटेक के नाम से। पूरी दुनिया ने उसका लाइव वीडियो अपने टेलीविजन और मोबाइल पे देखा था। तो तब से जांच चल रही थी। जो एसीईओ हैं नोएडा के अथॉरिटी के, वो जांच कर रहे थे, और अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें 11 अफसरों को उन्होंने दोषी करार दिया है, जिन्होंने निर्माण कार्य में जितने भी नियम थे उनको नजरअंदाज करने का उन्हें दोषी करार दिया गया है। कि इतनी बड़ी बिल्डिंग नोएडा के बीचों बीच कैसे खड़ी, ट्विन टावर अवैध है और वो इतने बड़े लोग हैं उसमें, मतलब हजारों लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है अनुराग कि हालांकि 11 में से 7 लोग रिटायर हो चुके हैं, तो सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कि वो इन सारे लोगों को, कागजों में तो दोषी करार दे दिया गया, लेकिन उन्हें यथोचित दंड कैसे मिलेगा, ये थोड़ा तकनीकी यही सबसे बड़ा पेच है और यही सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि अक्सर ऐसा न होने के क्रम में इस तरीके के अवैध निर्माण होते रहते हैं और लोग बच जाते हैं। वो जो अभी नोएडा में जो इंजीनियर की मौत हुई, उसके बाद से कुछ और रफ्तार पकड़ी है वो भी। और देखिए एक चीज और बता दें, नोएडा हमेशा से सीएम योगी के बहुत ही हाईली एम्बिशियस सिटीज और प्रायोरिटीज में रहा है, क्योंकि वो हमेशा नोएडा जाते आते रहे और उन्होंने एक मिथक को भी तोड़ा है कि जो नोएडा गया वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। उन्होंने उस मिथक तोड़ा और उस पर नजर रखते हैं। और ये जो अभी युवराज वाले हादसे पर भी उन्होंने बड़ी सख्ती ढंग से कार्रवाई हो तो नोएडा के आधे से अधिक अफसर ऐसा लगता है कि लपेटे में। हाँ, होना चाहिए। एक खबर जुड़ी हुई है जो कि देश की खबर है। एक संसदीय समिति ने रेलवे को ये कहा है कि जब आप आरएसी टिकट देते हैं और सीट नहीं मिलती है तो फिर पूरा किराया क्यों लेते हैं। ये देखिए रेलवे कहाँ से कैसे किराया ले रहा है, इसको तो समझना ही बहुत मुश्किल है। आरएसी में तो स्पष्ट दिखता है, आप एक पैसेंजर को आधी सीट देते हैं और किराया पूरा लेते हैं। एक बच्चे को यदि सीट अलॉट करता है रेलवे, तो भले वो अपनी माँ के साथ या अपने गार्जियन के साथ उन्हीं की सीट पर रहे, लेकिन यदि आप सीट बुक करेंगे तो फुल फेयर देना पड़ेगा। आप तत्काल का टिकट लेते हैं और आपकी यात्रा कैंसिल हो गई तो आपका रिफंड नहीं मिलता। अच्छा, आपका टिकट कंफर्म है और चार्ट बनने के बाद यदि आपकी यात्रा रद्द हुई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि रेलवे पैसा न देने की यूनिट हो गई है। हाँ, किस तरह से पैसा ले लिया जाए इस पर वो सोचता रहता है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बात उठाई है, ये लंबे समय के बाद इसको एक्टिविस्ट उठाते रहते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ने उठाई है तो मुझे लगता है कि इसमें अश्विनी वैष्णव साहब को जरूर कुछ गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये खुली नाइंसाफी क्यों हो रही है कि सीट दे रहे हैं आधी और पैसा ले रहे हैं पूरा। हाँ, अभी आरएसी सीट पर फोकस है, लेकिन ये जो तत्काल के कैंसिलेशन और तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक इसको जो है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए नियम होने चाहिए, ना कि इस तरह के नियम होने चाहिए कि कैसे करके रेलवे के अकाउंट में पैसा आ जाए। बिल्कुल। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।